वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि अगर आप किसी ऐसे स्थान पर आपका जन्म हुआ है या आप किसी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां पर इंग्लिश मातृभाषा नहीं है, यानी कि जहां पर आमतौर पर इंग्लिश नहीं बोली जाती या बेहद ही कम बोली जाती है, तो आपके लिए इंग्लिश को समझना और इंग्लिश को बोल पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर। हम इंग्लिश ग्रामर का सही तरह से उपयोग करके इंग्लिश को बोलना और इंग्लिश को समझना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज से मैं अपने इस चैनल पर आपको वो सभी एलिमेंट्स इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड उपलब्ध कराने वाला हूँ जिनको अच्छी तरह से जान लेने के बाद, जिनका ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद आपको इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो आज पहली क्लास में हम ग्रामर के कुछ बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें जान लेना चाहिए कॉन्सोनेंट और वाउल क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट और वाउल, ये सबसे प्राथमिक, सबसे स्टार्टिंग चीजें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए कि इनसे मिलकर शब्द कैसे बनते हैं। वाउल, इसको वोवेल नहीं बोलते, इसको वाउल बोलते हैं। बहुत से लोग इसको वोवेल बोल देते हैं, वो गलत है। तो ये है कॉन्सोनेंट। इसको हिंदी में जो है इसे व्यंजन और इसको स्वर बोलते हैं। तो हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं, 26 इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं। 26 में से 5 वाउल होते हैं और बाकी बचे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वो वाउल, जो 5 वाउल हैं, वो कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल होते हैं। और इनकी क्या आवश्यकता पड़ती है? आपने देखा है हिंदी जब बनाते हो आप, तो ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, आ का गंडा ऐसे होता है। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर मात्राएं ये 5 शब्द निर्धारित करती हैं। इसमें भी एक शब्द है, एक अक्षर है जिसको बोलते हैं अल्फाबेट को वाई। वो भी इस तरीके से मात्रा को निर्धारित करता है, लेकिन उसको वाउल में नहीं गिना जाता। तो बचे हुए 21 अल्फाबेट्स, जो बचे हुए 21 अल्फाबेट्स हैं, जैसे बी सी डी, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। तो ये आपने जाना कॉन्सोनेंट और वाउल क्या होता है। अब अगर आप किसी सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। अगर आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। जैसे रोहन खाना खा रहा है, तो इसमें रोहन भी है, खाना भी है और वो खा रहा भी है। तो इसमें 3-4 चीजें हो रही हैं। तो वो जो चीजें हैं वो सब अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी होती हैं। तो इसमें एक होता है सब्जेक्ट, दूसरी होती है इसमें वर्ब, और तीसरा होता है इसमें ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्ता। कर्ता यानी कि जो कार्य करता है। जैसे रोहन खाना खा रहा है, तो रोहन ही इसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होगा। वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्रिया यानी कि रोहन खाना खा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है। जो खा रहा है वो क्रिया है, यानी जो काम होता है सेंटेंस के अंदर, जो काम हो रहा है उसको क्रिया बोलते हैं। तो ये वर्ब हो गई। और जो बचा हुआ अन्य भाग है, जैसे खाना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जो बचा हुआ शेष भाग होता है उसको अंत में लेते हैं, लास्ट में लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब एक एक करके इन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट मैंने जैसे आपको बताया कि जो विशेष होता है, जो काम को करता है, जिसमें उसकी क्वालिटी या क्वालिटी का बताया जा रहा है, कि उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। जैसे यू आर सो क्यूट, ये यू के बारे में बताया जा रहा है, तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कर्ता। या कह देते हैं कि रोहन मार्केट जा रहा है, तो कौन जा रहा है? रोहन जा रहा है। तो जो जा रहा है वही करता है, जो काम को कर रहा है वही करता है, उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सब्जेक्ट 2 तरह के हो सकते हैं। सब्जेक्ट 2 तरह के हो सकते हैं। पहले सिंगुलर, दूसरे प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन, और प्लूरल यानी बहुवचन। अब ये एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं ये जान लीजिए।
सिंगुलर यानी कि एक वचन, यानी कि एक व्यक्ति या एक वस्तु। प्लूरल बहुवचन यानी कि एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु। अब जैसे रोहन खाना खा रहा है तो रोहन इसमें एक है तो इसको एक वचन में गिना जाएगा, या वह खाना खा रहा है तो वह भी इसमें एक है। और अगर वे खाना खा रहे हैं तो एक से अधिक है यानी वो बहुवचन में गिना जाएगा। तो जो भी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होगी वो बहुवचन में गिनी जाती है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। जैसे इसमें आता है ही का मतलब वह होता है, शी का मतलब वह होता है। ये सब मैं आपको अभी आगे समझा दूंगा इनके क्या मीनिंग होते हैं। इट का मतलब यह होता है। और इसके बाद रोहन, जैसे कोई नाम या मदर फादर कुछ भी जो एक व्यक्ति हो, या कोई एक कुत्ता है जैसे द डॉग, इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अंदर आते हैं वी यानी हम, यू, आई और दे। वी हम एक से ज्यादा हैं, दे एक से ज्यादा हैं, मगर यू और आई तो एक से ज्यादा नहीं है, आई तो मैं ही हूं। लेकिन मैं आपको समझा दूं कि ग्रामेटिकल रूल के अंतर्गत आई को प्लूरल में रखा गया है, तो आपको आई हमेशा प्लूरल में ही रखना है और इन्हीं के रूल के हिसाब से ही आपको आई का यूज करना है। और यू में ऐसा नहीं है कि यू एक तुम ही हो सकते हो, क्या पता मैं एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, तो यू एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए भी यूज हो सकता है, इसलिए यू को प्लूरल में रखा गया है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो आपने अभी समझे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को डिटेल में आपने जाना। अब हम जानेंगे नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब सबसे मेन क्रिया होती है, यानी वर्ब अगर आपने समझ ली तो आप इंग्लिश के सेंटेंसेस आसानी से बना पाएंगे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आसानी से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया। वर्ब होती है क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है। जैसे रोहन मार्केट जा रहा है तो वो जा रहा है, जाना जो है एक क्रिया हो गई। रोहन खाना खा रहा है तो खाना एक क्रिया हो गई कि खा रहा है, तो ये एक क्रिया हो गई। तो वर्ब होती क्या है, कितने प्रकार की होती है? वर्ब दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। अब इनको जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। पहले मेन वर्ब के बारे में हम जान लेते हैं कि मेन वर्ब होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि रोहन खाना खा रहा है। खाना खा रहा है, जो क्रिया चल रही है उसी को मेन वर्ब के अंतर्गत लिया जाता है, उसे हेल्पिंग वर्ब में नहीं लिया जाता। यानी अगर वो मार्केट जा रहा है तो जाना जो है ये एक मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी? 3 फॉर्म्स होती हैं। और 3 फॉर्म्स होती है, कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड को पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब मैं इसके आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि जाने, रोहन मार्केट जा रहा है, जाने की पहली फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? तो जाने को बोलते हैं गो, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो। अब सेकंड फॉर्म क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जाने की, गो की, वेंट, WENT, वेंट। अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो जाने के लिए हम वेंट यूज करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? गोन। जाने की थर्ड फॉर्म होती है गोन, गो, वेंट, गोन। ये 3 फॉर्म्स होती हैं इस तरह से। अब इसकी वैसे तो 6 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हमारे यूज में केवल 4 फॉर्म्स आती हैं। चौथी फॉर्म क्या है? यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दें, तो हमें मिलती है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म हमें वर्ब की मिल जाती है, जो फोर्थ फॉर्म होती है। लेकिन इसका उपयोग सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है और किसी अलग टेंस में नहीं होता है। तो इसको हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे करके ही बोल देते हैं इसको, ऐसे फोर्थ फॉर्म नहीं बोलते, लेकिन ये फोर्थ फॉर्म होती है। अब समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम कहाँ करते हैं, यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए सेंटेंस में जो बात हो रही है, जो कार्य हो रहा है, जो भी घटना घट रही है, वो किस काल में घट रही है, यानी अभी हो रही है या पहले हो चुकी है या फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 साल बाद होगी। इसका अंदाजा, इसका पता हम कैसे लगाते हैं, इसका पता हमें चलता है हेल्पिंग वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल जैसे इज, एम, आर, ये होती हैं। ऐसे ही हैज, हैव, हैड, ऐसे विल, शैल भी होते हैं और भी होती हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ये हमेशा मेन वर्ब से पहले उपयोग होती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखी जाती है या बोली जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ इतना ही काम है कि वो आपको बताती है कि बातचीत किस काल में हो रही है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसी के आधार पर आप निर्धारित करते हो कि सेंटेंस किस काल का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है। तो हेल्पिंग वर्ब आपने सीखी यहाँ पर ऐसे। अब बात करते हैं हमारे बचे हुए तीसरे हिस्से की। तीसरा हिस्सा जो है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अन्य। रोहन मार्केट जा रहा है, तो रोहन हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गई वर्ब, तो बचा क्या, मार्केट। तो मार्केट एक ऑब्जेक्ट है। जो भी वर्ब और सब्जेक्ट को हटा करके जो अन्य बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और वो ही एंड में लिखा जाता है, यानी कि बाद में लिखा जाता है। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक्सेप्शन के तौर पर शुरू में भी लिखे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट यूजुअली यानी कि आम तौर पर बाद में ही लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कोई बात है नहीं। तो हम ऑब्जेक्ट हमने समझा। अब हम इसके बाद कुछ और बेसिक चीज़ें आपको समझा देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो आगे आने वाले टेंसेस में, क्योंकि अगली वीडियो से हम आपको टेंसेस पढ़ाना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे आई को बोलते हैं मैं। अगर मैं हूं तो मेरा भी होगा, यानी माई, इसको बोलते हैं मेरा। यू यानी तुम, यू यानी योर। तुम है तो तुम्हारा, तो तुम्हारा कैसे लिखेंगे, तुम्हारा लिखेंगे योर। वी यानी हम, तो हम है तो आवर, हमारा को लिखते हैं OUR और इसको ऐसे बोलते हैं आवर। इसके बाद दे यानी कि वे, तो वे के लिए हम दियर यूज करते हैं, THEIR, दियर यानी उनका। ये आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश को समझना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है मैं। ओन का मतलब क्या होता है, ओन का मतलब होता है पर। एट का मतलब भी पर होता है, लेकिन कहाँ पर क्या यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद ऑफ का मतलब होता है का। फिर दीज यानी ये, THESE, लेकिन ये बहुवचन के लिए यूज होता है। किसके लिए, बहुवचन यानी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए दीज यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ये होता है दोज यानी कि वो, लेकिन ये भी किसके लिए यूज होता है, बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए। अब आता है दिस होता है यह, ये एक वचन के लिए यूज होता है, एक वचन यानी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए। दैट, ये भी इसका मतलब होता है वह, ये भी एक वचन के लिए यूज होता है। दैट का एक और मतलब होता है कि, लेकिन ये अलग जगह पर यूज होता है। जैसे कि क्या आप जानते हो कि आप बहुत होशियार हो, तो हम ऐसे बोलेंगे दैट डू यू नो दैट यू आर इंटेलिजेंट। तो दैट एक कनेक्टिव लिंक के तौर पर बीच में यूज होता है की के लिए।
तो दिस और दैट आपने जान लिया, दीज और दोज आपने जान लिया, इन, ऑन, एट, ऑफ जान लिया। अब कैन का मतलब क्या होता है? कैन, कैन का मतलब होता है सकता है, सकता है, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू दिस, इस तरीके से हम बोलते हैं। और कुड, COULD, कुड का मतलब क्या होता है? ये कभी कुल्ड नहीं बोला जाता, इसको कुड बोलते हैं क्योंकि इसमें एल साइलेंट रहता है। मैं आपको वो सारे शब्दों, सारे जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें साइलेंट, कौन सा वर्ड कहाँ पे साइलेंट रहता है, इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो उसको बोलते हैं कुड। कुड का मतलब होता है सकता था। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसे यूज करना होता है। अभी आप इनको लिख लीजिए, मैं आगे आपको और बता देता हूँ जो और बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इंग्लिश के टेंसेस बनाने से पहले, क्योंकि हम कल से टेंसेस की पढ़ाई करेंगे। और होता है विच, इसको बोलते हैं विच, यानी कि कौन सा या कौन सी। हु मैंने होता है कौन, ये किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। वाई, वाई यानी क्यों। हाउ यानी कैसे। एज यानी जैसा, जैसा या जैसे, ठीक है। सच का मतलब भी यही होता है, सच मतलब भी जैसा ही होता है। तो विच, हु, वाई, हाउ। हुज होता है किसका। विद whom, किसके लिए, किसके साथ, सॉरी किसके साथ। इसके बाद आपको बताना है दैट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कैन के बारे में, कुड के बारे में मैंने आपको बता दिया, दिस के बारे में बता दिया, दैट के बारे में बता दिया। अब इट क्या होता है? देखिए इट का मतलब भी यह होता है, लेकिन इट हमेशा कभी भी आदमी के लिए, व्यक्तियों के लिए यूज नहीं होता है, वस्तुओं के लिए यूज होता है। जैसे बरसात हो रही है, यह एक घटना है, एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है, जो प्राकृतिक फिनोमिना है। तो इसके लिए बोलेंगे हम इट इज रेनिंग, तो इट हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब ही आपको पता ही है, यह भी, वह, शी भी वह, शी लड़की के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है, ही मेल के लिए यूज होता है, दोनों का मतलब वह ही होता है। और ये हमेशा एक वचन में यूज होते हैं, ये भी एक वचन में ही यूज होता है। जिसका मतलब ही का मतलब आपने समझा और शी का मतलब आपने समझा। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए इंग्लिश को सीखने से पहले। अब कुछ टेंसेस, जैसे कि हम अगली क्लास में अपनी पढ़ने वाले हैं, तो टेंसेस के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि टेंसेस होते क्या हैं, अगर आप नहीं जानते हो। वैसे तो मैक्सिमम पीपल जानते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करते हैं, क्या होते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। देखिए टेंसेस होते क्या है। सबसे पहले बात आती है टेंस। होता क्या है टेंस? टेंस को बोलते हैं हम काल। काल यानी समय भी हो सकता है, लेकिन समय और काल में यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम टेंस में का उपयोग कैसे करते हैं। तो वर्ब की फॉर्म का पता लगाकर और हेल्पिंग वर्ब का पता लगाकर हम ये निर्धारित करते हैं कि सेंटेंस किस काल में बोला जा रहा है, यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में बोला जा रहा है, या पास्ट में पहले बोला जा चुका है, या फ्यूचर में, भविष्य में आगे बोला जाएगा। तो टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं मेनली। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं हम वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोलते हैं हम भूतकाल, यानी बीता हुआ समय। यहाँ पर हम काल के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसलिए काल लगाते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल यानी आगे होने वाली चीजें। वर्तमान जो चल रहा है, भूतकाल जो हो चुका, घट चुका पहले, और भविष्य काल जो आगे होने वाला है। अब ये फर्दर यानी कि आगे टेंसेस
4 सब टेंसेस में बटे होते हैं। अब ये 4 सब टेंसेस कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तीनों के तीनों सेम 4 सब टेंसेस में बटे होते हैं, तो तीनों के लिए सेम 4 सब टेंसेस यूज होंगे। मैं आपको प्रेजेंट का उदाहरण लेके बता देता हूँ। 4 सब टेंसेस में ये बटे होते हैं, सब टेंसेस में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, मैं प्रेजेंट का उदाहरण लेके आपको बता देता हूँ। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। नंबर 2 है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आता है तो मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 होता है, मेरी लंबाई थोड़ी ज्यादा है इसलिए मेरे को झुकना पड़ रहा है। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 सब टेंसेस में डिवाइड होते हैं ये तीनों टेंसेस। अगर मैं यहां से प्रेजेंट हटा करके पास्ट लगा दूं और फ्यूचर लगा दूं तो ये तीनों कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर आप इसके साथ जोड़ सकते हो। अब आगे ये फर्दर ये जो सब टेंसेस है ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस में बटे होते हैं, तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आगे भविष्य में कोई समस्या ना आए और आप टेंसेस की जानकारी को अच्छे से समझ पाएं। मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होता है। सबके सब टेंसेस 3 कैटेगरी बटे होते हैं। सब पहला नंबर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव, यानी सकारात्मक। सकारात्मक आप सभी जानते ही होंगे, जिनमें नहीं का उपयोग नहीं होता है, यानी जिसमें नहीं आता है, सिर्फ सकारात्मक वाक्य उसमें होते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। ये होते हैं नहीं वाले, इनको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी इनमें नहीं आता है। और थर्ड होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी क्या से शुरू होने वाले और सवाल होता है जिनमें कोई सवाल क्या होता है, जैसे तुम कब आओगे, तो उसमें पूछ लिया ना तुम कब आओगे, तो इस तरह के वाक्य इसमें यूज होते हैं। और क्या तुम कल आओगे, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं यूज हो जाता है, बस अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह ही होते हैं, बस उसमें नहीं हो जाता है तो उसमें नोट लगा देते हैं, बाकी सब रूल्स सेम चलते हैं नेगेटिव के लिए। तो क्या होता है, जैसे मैं कल वहां जा रहा हूं, तो ये तो हो गया एक पॉजिटिव सेंटेंस। मैं कल वहां नहीं जा रहा हूं, ये हो गया एक नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं कल वहां जा रहा हूं, ये हो गया एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, आपने जाना, एक क्या से शुरू होने वाले और एक जिनमें सवाल होता है। सवाल यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के सवाल इन टेंसेस में आते हैं। तो हम अगली क्लास में अपनी जानेंगे सबसे पहला टेंस यानी पहले हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, क्रमवत चलेंगे। प्रेजेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पास्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला सब टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस।
तो उसके बारे में हम कल जानेंगे और कल के बाद उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।